गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कल हम बात कर रहे थे अम्ल और क्षारों के गुणों की। कुछ हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, कुछ अम्लों के फॉर्मूले लिखे थे, कुछ क्षारों के फॉर्मूले लिखे थे, कुछ ऐसे पदार्थ देखे थे, उन पदार्थ या उन स्रोतों से कौन कौन से अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में विजेश कुमार। तो देखो आज हम बात करेंगे अम्लों की परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा बिल्कुल इजी परिभाषा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषक अम्ल और क्षारों के तीन वैज्ञानिक थे, तीन संकल्पनाओं के माध्यम से उन वैज्ञानिकों ने दी। देखो पहला था आरेनियस की अवधारणा या संकल्पना। नंबर 2 ब्रोंस्टेन व लोरी की संकल्पना। और तीसरा आता है लुईस की संकल्पना। ये तीनों ही क्या है, अम्ल और क्षारों के बारे में बताते हैं। तीनों ने अम्ल और क्षारों के बारे में बताया। एक एक करके तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आरेनियस ने अम्ल और क्षारों की परिभाषा किस प्रकार दी, ब्रोंस्टेड और लोरी ने अम्ल और क्षारों की परिभाषा किस प्रकार दी, और लुईस ने अम्ल और क्षारों की परिभाषा किस प्रकार दी। तो देखेंगे एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आरेनियस की संकल्पना की बात करेंगे। तो जो आरेनियस महोदय थे, कौन? आरेनियस महोदय। आरेनियस महोदय ने क्या बताई अम्लों की परिभाषा, देखते हैं। अम्ल किसके अनुसार? आरेनियस के अनुसार। आरेनियस के अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं आरेनियस जी। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या बताया, अम्ल की परिभाषा बताई। क्या बताई अम्ल की परिभाषा? आप सोच रहे होंगे सर अम्ल क्या होते हैं, तो बिल्कुल अभी बताएंगे आरेनियस जी ने जो बताई, लेकिन आपको तो मैं बता रहा हूं ना अभी। तो देखना क्या है कि वे पदार्थ, इन्होंने अम्ल की क्या बात बताई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, कैसा विलयन? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन। कैसा आयन? H+ आयन त्यागते हैं। उन्हें अम्ल कहा जाता है। तो परिभाषा बता दी, फिर से देख लेना कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, तो उन सभी को क्या कहा? अम्ल कहा। देखो जलीय विलयन, जलीय विलयन, देखो कई बार हम पदार्थ देखते हैं, पदार्थ की हमने 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। यदि उसी पदार्थ को हम H2O या जल में मिला देते हैं तो वो कैसी अवस्था हो जाती है? वो हो जाता है जलीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, AQUEAUS, एक्वस। तो ठोस को हम लिखते हैं S से, द्रव को लिखते हैं L से, गैस को लिखते हैं G से और जलीय को लिखते हैं AQ से। तो जहां भी हमारे पास में जलीय आएगा
वहां हम AQ लिख सकते हैं। जहां जलीय आएगा वहां AQ लिख सकते हैं। इसका मतलब वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसका जलीय विलयन हो और वो पदार्थ जलीय विलयन में कौन सा आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन त्याग दे, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि अम्लों के कुछ सूत्र दिए, जैसे हमारा HCl, H2SO4, CH3COOH, HCOOH, HBr, HI, तो ये सभी क्या है, अम्ल है। अब सर बात आपको होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि H+ त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं। बिल्कुल अभी आपको बताऊंगा, देखना कैसे। जैसे ये हमारे पास में क्या है, HCl है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, जो आपको हो, जो आपको प्यारा लगे। HCl, यहां से देखना ये हाइड्रोजन है, हमें ये पता है कि हाइड्रोजन क्या है, उस हाइड्रोजन में प्लस रहता है, तो यहां से हाइड्रोजन प्लस ये H+ आयन अलग हो जाएगा, प्लस Cl आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो यहां से जो हाइड्रोजन आयन त्यागता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, दूसरा देख लो, यही है H2SO4, बिल्कुल प्यारा सा नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां इसके पास में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। एक क्या है, सल्फेट का अणु। हमने अभी देखा कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 माइनस, तो ये क्या हो गया, सल्फेट परमाणु हो गया। ऐसे ही तीसरा देख लो, यदि नहीं समझ में आता है तो CH3COOH, क्या होता है इसका नाम, आपको लिखा था एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल। तो देख लो CH3COO, ये माइनस, और ये क्या कर दिया, इसने H+ आयन त्याग दिया। इसका मतलब ये सभी क्या है, अम्ल होते हैं। अब देखना, बात करेंगे, वापस देख लो कि अम्ल किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये हो गए अम्लों के उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल, हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल, ये सभी क्या हैं, अम्लों के प्रकार हैं। अब इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि जो आर्यनियस महोदय थे, इन्होंने क्या किया, अम्लों का डिवाइडेशन कर दिया। अम्लों का क्या कर दिया, डिवाइडेशन किया। तो इसने अम्लों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। अभी बात करता हूं दोनों भागों की। देखो कौन कौन से वे 2 भाग थे जो आर्यनियस ने अम्लों को 2 भागों में बांटा। आर्यनियस ने अम्लों को 2 भागों में बांटा, देखो कौन सा था। पहला होता है प्रबल, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। अभी बात कर लेंगे प्रबल अम्ल की। देखो इसके अनुसार कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्यारे बच्चों, एक क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। देखो प्रबल को हम मीठी मीठी भाषा में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह दिया। तो दुर्बल को क्या बोलेंगे, वीक एसिड। हो गया इसका अच्छा नाम। ये हो गया प्रबल अम्ल और ये कैसा हो गया, दुर्बल अम्ल। अब कहोगे सर हमें तो प्रबल अम्ल बताया ही नहीं आपने। बिल्कुल अभी बताऊंगा ना, मैं खड़ा हूं यहीं पर। प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखो प्रबल, हमने क्या कहता, अम्ल की बात की थी तो क्या कहा था कि जो H+ आयन त्यागता है, H+ आयन क्या कर देता है,
त्याग देता है वो अम्ल कहलाता है। इसका मतलब प्रबल में भी H+ आयन ही त्यागेगा और दुर्बल में भी H+ आयन ही त्यागेगा। अब बात करते हैं कि यदि पूरे H+ आयन त्याग देता है तो वो कैसा हो जाता है, प्रबल। और यदि कोई पदार्थ अपने पास में H+ आयन रख लेता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, दुर्बल। जैसे छोटी सी बात करूंगा यहाँ ये क्या है, HCl, और दूसरा क्या है, ये CH3COOH। दोनों ही हमारे पास में अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल है। मत इसको तोड़े तो यहाँ क्या हो गया, H+ + Cl-, और इसको तोड़े तो CH3COO- +H+। इसका मतलब इसके पास में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु था, तो इसने पूरा का पूरा जितने इसके पास में हाइड्रोजन परमाणु थे पूरे के पूरे क्या कर दिए, त्याग दिए। लेकिन इसके पास में देखो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। कितने हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन ये त्याग क्या रहा है, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु ही त्याग रहा है, 3 अपने पास में रख रहा है। इसका मतलब जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनित का मतलब सभी हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, वो क्या कहलाता है, प्रबल। तो प्रबल अम्ल की बात करते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। आप कहोगे सर पूर्णतः आयनित का मतलब, पूर्णतः आयनित का मतलब अभी आपको बताया कि समस्त पूर्णतः आयनित का मतलब सभी H+ आयनों का त्याग करना, सभी H+ आयनों का त्याग कर देना। H+ आयनों का त्याग कैसे, अभी मैंने आपको बताया, जैसे HCl, आपका H2SO4, HNO3, ये सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। HBr, ये सभी क्या हैं, आपके प्रबल अम्ल है। जैसे देख लो HCl का देख लो, HCl को करेंगे तो H+ + Cl- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रबल अम्ल। अब देखना, ये हो गया आपका प्रबल अम्ल। अब उसके बारे में बात करेंगे दुर्बल अम्ल की। प्यारा सा नाम क्या था, वीक एसिड। देखो दुर्बल अम्ल, ये यदि प्रबल अम्ल क्या हो जाता है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होता है, इसका मतलब दुर्बल अम्ल क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। तो परिभाषा लिख लो इसकी भी, कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता उसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। अब सर आप कहोगे कि पूर्णतः आयनित, वही बात, यहाँ पूर्णतः आयनित का मतलब क्या था, कि जितने इसके पास में H+ आयन वो त्याग देगा, वो पूर्णतः आयनित हो जाएगा। और यदि H+ आयन अपने पास में रख लेगा, इसका मतलब वो अपूर्ण आयनित या पूर्णतः आयनित नहीं होता है। एग्जाम्पल देखना, समझ में आएगा एग्जाम्पल से। CH3COOH, ये हमारे पास में इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल है, एसिटिक
अम्ल, या इसको हम कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल। जैसे आपके भी घर में दो दो नाम होते हैं ना, चिंटू पिंटू बबलू, वैसे इसका भी दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। अब इसको तोड़ेंगे, ये जलीय विलयन में क्या हुआ, CH3COOH, ये तो ऐसा का ऐसा हो गया। यदि जल में मिलेगा तो ये क्या कर देगा, H+ जो आयन है वो क्या कर देगा, त्याग देगा। तो H+ आयन त्यागा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ऋणावेशित हो जाएगा। और यहाँ ये क्या हो गया, H+ आयन त्याग दिया जलीय विलयन में। तो ये देखो यहाँ इसके पास में 3 और ये कितने, 4 हाइड्रोजन है। अब 3 तो क्या कर लेता है, अपने पास रख लिया इसने, 3 तो क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। और एक हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया, इसने त्याग दिया। तो एक हाइड्रोजन आयन त्याग दिया तो हमने क्या किया, अभी यही बात तो यहाँ लिखी कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता, और पूर्णतः आयनित नहीं का मतलब उसके पास में हाइड्रोजन परमाणु शेष रह जाते हैं, केवल कुछ ही हाइड्रोजन परमाणु त्यागता है। और जो सभी हाइड्रोजन परमाणु यदि त्याग देता है तो वो तो प्रबल हो जाता है, और पूरे हाइड्रोजन परमाणु नहीं त्यागता तो वो क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ऐसे ही आपका है HCOOH, ये क्या हो गया आपका, दुर्बल अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से आपके अम्लों की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं और अम्लों के प्रकार कौन से होते हैं। अब ऐसे ही हम आर्हेनियस के अनुसार क्षार की डेफिनेशन देखेंगे और क्षार के प्रकार देखेंगे। अब देखो बात करते हैं हम क्षार की। क्षार इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। कौन सा बेस, जो आप समझ रहे वो वाला बेस नहीं, BASE, बेस यानी क्या हो गया, क्षार। आपके दिमाग में दूसरा बेस आ रहा होगा ना। तो देखो आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार बिल्कुल D2 सेम वो का वही चलेगा, कुछ ही शब्दों का फेर होगा, बाकी अम्ल और क्षार बिल्कुल एक याद हो जाता है ना आपके, तो दूसरा उसका कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है, हमें कुछ शब्दों का परिवर्तन करना पड़ता है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वहां हमने क्या लिखा था, H+ आयन लिखा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में OH- आयन। तो OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ये हो गई क्षारों की परिभाषा। जैसे आपका NaOH, प्यारा सा नाम होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देखो तो CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया Al कोष्टक OH3 का होल ट्वाइस। और देखो तो Mg हो गया OH का होल ट्वाइस आदि। बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारे सार हैं, बहुत सारे अम्ल हैं, जितने देखोगे उतने ही
कम है। तो ये जो नॉर्मल है, जो आपके याद होने वाले, वो देख लो। ये थे आपके सार। जिस प्रकार से हमने अम्लों के प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से हम क्षारों के प्रकार भी पढ़ेंगे। आर्यनियस ने क्षारों को भी कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। 2 कौन कौन से थे अभी आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जिस प्रकार से इजी से आपको अम्ल समझ में आ गए थे, उसी प्रकार इजी से आपको सार भी समझ में आ जाएंगे। तो देखो आर्यनियस के अनुसार सार वही हो गया आपका प्रबल सार, और दूसरा दुर्बल सार। प्रबल सार और दुर्बल सार, प्रबल सार और दुर्बल सार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको बोलते हैं वीक बेस। देखो प्रबल सार क्या थे और दुर्बल सार क्या थे। तो प्रबल सार की परिभाषा लिखेंगे, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात सभी हाइड्रोक्साइड आयनों का, OH माइनस आयनों का त्याग करना। मतलब जितने इसके पास में हाइड्रोक्साइड आयन है, वो सभी के सभी हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रबल अम्ल, जैसे NaOH, KOH, ये क्या है? आपके प्रबल क्षार हैं। कैसे? देख लो एक बार रिएक्शन करके। ये आपका NaOH, ये इसका जलीय विलयन करवा दिया, तो ये क्या होगा? Na++OH माइनस, सोडियम धातु रह जाएगी, उधर हाइड्रोक्साइड आयन बाहर हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास में एक ही हाइड्रोक्साइड आयन था, वो एक पूरा का पूरा हाइड्रोक्साइड आयन इसने क्या कर दिया? त्याग दिया। अब देखना KOH, KOH की बात करते हैं तो वही है पोटेशियम के धातु और प्लस OH माइनस आयन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ये क्या था? आपका प्रबल क्षार। अब देखो बात करते हैं दुर्बल क्षार की। वही परिभाषा सेम, यदि एक आपके समझ में आ जाता है ना, तो सभी उसी के समान चलता है। केमिस्ट्री का यही रूल होता है, या सीधे कह सकते हैं साइंस का, साइंस इसी नियम पे चलती है। यदि हमें किसी डेफिनेशन यदि हमें उसकी आती है, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, केवल उस नाम को देखो और समझो, नाम से ही पूरी प्रक्रिया निकल जाती है। रोकिएगा नीति देर। तो देखो दुर्बल क्षार, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण वीडियो रोक दिया गया था, फिर से स्टार्ट हो रहा है। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार की बात करते हैं वही प्रबल क्षार की, जैसे ही वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात समस्त हाइड्रोक्साइड
आयनों का त्याग नहीं करना। वो क्या कर रहे थे, सभी OH आयनों का त्याग करते, ये सभी का नहीं करते। सभी का नहीं करते तो क्या होता है, ये कुछ हाइड्रोक्साइड आयन अपने पास में रख लेते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, NgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, आपके दुर्बल क्षार हैं। देखो कैसे, देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये एक वर्ष जलीय हो गया जलीय हो जाता है तो देखो यहाँ पे CaOH रह जाता है और इस पूरे के ऊपर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्लस OH माइनस। आप कहोगे सर ये कैसे आया, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर किस लिए हूँ अभी आपको समझाऊंगा। Ca ये हमारे पास में कैल्शियम और इसके ये क्या है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर भी क्या, माइनस चार्ज। यदि मैं इस एक को हटा दूँ, देखो इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या हो गया, +2 चार्ज होता है, तो 2 यहाँ भी कितने हो गए, -2 हो गए, 1 और 1 2। यदि मैं इस एक को हटा दूँ, एक को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इस एक हाइड्रोक्साइड आयन को बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया। इसका मतलब इसके पास में क्या रह गया, 1 पॉजिटिव चार्ज क्या रह गया, अधिक रह गया। इसका मतलब 1 बाहर निकालने से इसके पूरे के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बाहर हो गया। तो अपने पास में 1 हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, पास में रख रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये क्षार हो गया। कैसा क्षार हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। तो हमारे पास में ये आर्हेनियस के अनुसार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात हो गई। अब देखो बात करेंगे हम आगे। अब यहाँ पे यदि आर्हेनियस ने क्या किया, जो अम्लों के H+ आयन थे और क्षारों के हाइड्रोक्साइड आयन थे, इन दोनों के मध्य क्या करवा दी उसने, अभिक्रिया। यदि दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो उसने बताया कि यदि अम्लों के H+ आयन और क्षारों के H+ आयन को मिला दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमारे पास में जल प्राप्त होता है। और वो जल किस अवस्था में होता है, वो होता है उदासीन। इसके अनुसार देखो, यदि अम्लों से प्राप्त H+ आयन तथा क्षारों से प्राप्त OH- आयन की क्रिया करवाते हैं तो जल प्राप्त होता है। और वह उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन का मतलब क्या हो गया कि वो न तो अम्ल होता है और न ही क्या रहता है, क्षार रहता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसी कारण इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया कहा जाता है। देखो कैसे, ये हमारे पास में क्या है, H+ आयन है, प्लस ये क्या है, OH- आयन। यदि कहीं भी संक्रिया करवानी होती है, यदि कहीं भी संक्रिया करवानी होती है तो क्या करते हैं, विपरीत आवेश, जो विपरीत आवेश है उनमें क्या होता है,
संबंध होता है। विपरीत आवेशों में संबंध कैसे होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखो ये H2 और ये O, यहाँ एक H और एक 2 और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया हमारा H2, इसको क्या कहते हैं हम, जल। और ये जल कैसा होता है, उदासीन नेचर का होता है। ये जल कैसा होता है, उदासीन नेचर का होता है। इस कारण इसको हमने क्या कहा, उदासीनीकरण कहा। अब इसके बाद में यदि हम, ये तो केवल और केवल अम्ल और क्षार की बात की थी, यदि अम्लों के प्रकार और क्षारों के प्रकारों को आपस में क्या कर दे, एक दूसरे को यदि मिला दे, तो उसके बाद में किस किस प्रकार के लवण प्राप्त होंगे वो अभी आपको मैं बताऊंगा। बायोलॉजी में आपके एक टॉपिक चलता है जिसको हम नाम देते हैं मेंडल वाला, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जिस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, उसी प्रकार से ट्रिकली आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन कौन सा अम्ल किस अम्ल के साथ में या किस क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो किस प्रकार का लवण हमें प्राप्त होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, अम्ल पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, क्षार पढ़ा था। तो अम्लों के हमने 2 प्रकार देखे थे, क्या था, प्रबल अम्ल और दूसरा क्या था, दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारों में क्या पढ़ा था, प्रबल क्षार और दूसरा क्या था, दुर्बल क्षार। अब एक एक को देखो, प्रबल क्षार की प्रबल क्षार के साथ में करवाएंगे, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, इधर दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ में करवाएंगे और दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो किस प्रकार के हमारे पास में लवण या उदासीन कैसे प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ से इसके साथ में करवाते हैं, तो प्रबल यदि दोनों पॉजिटिव तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। प्रबल ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। और अम्ल क्षार को यदि हमने आपस में क्रिया करवाई थी तो वो कैसा हो गया था, उदासीन। तो यहाँ कैसा लवण प्राप्त होता है, उदासीन लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण प्राप्त हो गया, उदासीन लवण प्राप्त हो गया। अब यदि इसी प्रबल अम्ल की उस दुर्बल क्षार के साथ में क्रिया करवा दें, इसी प्रबल अम्ल की किसके साथ में करवा दें, दुर्बल क्षार के साथ में करवा दें, तो देखो प्रबलता हमेशा ही आगे रहती है। यदि 2 ताकतवर इंसान आपस में चल रहे हैं तो जीतेगा कौन सा, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। तो ताकतवर कौन है यहाँ, प्रबल तो क्या है, अम्ल। तो किसके गुण आएंगे इसमें, अम्लता के गुण आएंगे। इसका मतलब लवण कैसा हो गया, अम्लीय लवण। कैसा लवण प्राप्त होगा हमें, अम्लीय लवण प्राप्त होगा। इसकी दोनों के साथ में होगी। अब बचा कौन, ये बचा, तो इसके साथ में करवा दो, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो अभी मैंने क्या बात की थी कि हमेशा प्रबल होता है तो उसके गुण किसके आते हैं, प्रबल वाले के गुण आएंगे। तो प्रबल क्या है, क्षार है। तो कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। और दुर्बल के साथ में क्या करवा देंगे, अभिक्रिया। तो दुर्बल आपस में न्यूट्रल, तो कैसा हो जाएगा, उदासीन लवण हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लो, सीधा देखो, प्रबल एसिड प्लस प्रबल बेस, तो क्या हो गया, उदासीन लवण। दूसरा प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो कैसा हो गया, अम्लीय
लवण। तीसरा हो गया आपके दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल सार, तो कैसा हो गया, सारीय लवण हो गया। चौथा हो जाता है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो ये कैसा हो जाता है, उदासीन लवण। इस प्रकार से आर्रेनियस के अनुसार, आर्रेनियस ने जो बताया कि अम्ल कौन से होते हैं और क्षार कौन से होते हैं। इसके बाद में दूसरी अवधारणा आती है ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा। देखो दूसरी अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ कमियां छोड़ दी थी आर्रेनियस ने। आर्रेनियस ने क्या छोड़ दी थी, कुछ कमियां छोड़ दी थी। क्या कमी थी आर्रेनियस की, देखना कि इसने हाइड्रोजन आयन विहीन, विहीन का मतलब तो बिना, जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते, तथा एवं हाइड्रोक्साइड आयन विहीन, अर्थात H+ और OH- आयनों के विहीन अम्ल एवं क्षारों के बारे में नहीं बताया कि ऐसे अम्ल और क्षार, बहुत से अम्ल ऐसे क्षार हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाए जाते। उन अम्ल और क्षारों के बारे में आर्रेनियस ने नहीं बताया। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।